नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की कक्षा संख्या 42 है। तो इस कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने अपनी जो चर्चा थी अविकारी शब्द या जिसको अव्यय भी कहते हैं उसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाया था। उसमें हमने उसको 5 भाग में बांट लिया था। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है। तो क्रिया विशेषण में की चर्चा यही थी कि यह क्रिया की विशेषता की और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है और इसके आधार पर हमने उसके 4 भेद कर लिए थे: कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। जो भी ऐसे शब्द हैं जो परिमाण के बारे में बताएं कि कितना कितना खाया, कितना पढ़ा, इतना सुना, उतना बोला, तो ये सब जो शब्द हैं क्रिया की विशेषता बताते हैं परिमाण का, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इस तरह से स्थानवाचक अब, जब, अब, ठीक है। कालवाचक में अब, कहाँ, कब, ऐसे करके, ठीक है। स्थानवाचक में वहाँ, जहाँ, यहाँ, ठीक है। और रीतिवाचक में कैसे, कितना, ऐसे करके, तेज, धीमे, ये सब जो शब्द आते हैं वो रीतिवाचक में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने क्रिया विशेषण को देख लिया था। इसके बाद हमने संबंध बोधक के बारे में पढ़ा था कि जो भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध दिखाएं उसे हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है। मतलब जो इंग्लिश का प्रीपोजिशन है वो यहाँ पे संबंध बोधक है। उसमें में, पर, से, ठीक है, के ऊपर, के नीचे, ये सब शब्द क्या होता है, हो जाते हैं संबंध बोधक। उसके बाद समुच्चय बोधक की बात हुई थी कि दो समान वाक्य या दो समान पदों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो समुच्चय बोधक होता है। जैसे और, या, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, ये सब शब्द क्या है, समुच्चय बोधक। फिर हमने विस्मयादि बोधक के बारे में बात की थी कि जो मन के भाव होते हैं जैसे हर्ष, शोक, विस्मय, इच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं इनको दिखाने के लिए कुछ शब्द बने होते हैं। ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक कहे जाते हैं और ये भी किसी हालत में बदलते नहीं हैं। जैसे कि हे, अरे, हे राम, ठीक है, उफ, वाह, ऐसे करके जो शब्द हैं वो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमने निपात के ऊपर चर्चा की थी। निपात क्या है कि किसी बात पे भाव या जोड़ देने के लिए, मतलब अगर वो वाक्य बिना निपात के ही बोलोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो शब्द जोड़ोगे तो उसमें क्या होगा कि एक जोड़ आएगा। जैसे हमने देखा था कि ही जैसे शब्द होता है कि मैं आज ही जाऊँगा, तो वैसे शब्द जो जोड़ देने के लिए हो किसी बात पे, किसी भाव पे, वो निपात कहे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारी बात, मतलब हमारे अविकारी और विकारी। इसके अलावा कुछ कारक ऐसे हैं जो हमारे वाक्य की रचना को प्रभावित करते हैं कि उनकी रचना कैसे लिखी जाएगी, कैसे चेंजेस जाएंगे। उसमें लिंग होता है, वचन होता है, कारक होता है, उन सब चीज़ों को हम देखना शुरू किए थे। इसमें अपना पहला क्या था, लिंग था, हमारे सिलेबस में भी है। तो ये क्या है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का बोध हो कि वस्तु नर है या मादा है, इस चीज़ का बोध जिस चीज़ से हम जान पाते हैं उसको हम लिंग कहते हैं। और हमारी हिंदी में जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, चाहे वो दिखती हैं, चाहे वो भाव हो जो न भी दिखती हों, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सबको दो ही भाग में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में क्या था कि एक नपुंसक लिंग भी था और उसमें जो भी अप्राणीवाचक ये निर्जीव चीज़ें थी वो रहती थी। लेकिन हिंदी में हमारा नहीं है ऐसा। हिंदी में हमारा बस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही जेंडर है, दो ही लिंग है और इसी में सारे शब्दों को बांटा गया है। तो हम बारी बारी से देखेंगे। अभी तक जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के निर्णय करने के जो नियम है ना कि कौन से शब्द पुल्लिंग में आएंगे, कौन से स्त्रीलिंग में, ऐसे कोई बहुत सफल नियम नहीं है कि आपको ये नियम बता दिया जाए और उससे आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर लोगे। कामता प्रसाद गुरु ने भी जो अपना ग्रंथ लिखा है ना, उसमें उन्होंने जो नियम दिए हैं कि हाँ ये नियम लागू होगा तो ये शब्द पुल्लिंग होगा, इस नियम से ये शब्द स्त्रीलिंग होगा, तो उस नियम में उस नियम को फॉलो करने वाले ज़्यादा, उसका अपवाद वाले शब्द ज़्यादा हो गए। कहीं कहीं ज़्यादा हो, कहीं कहीं उसके बराबर हैं, कहीं मतलब काफ़ी संख्या में, जितने नियम के जितने शब्द हैं उससे ज़्यादा उसके अपवाद हो गए हैं। तो ऐसा कोई मतलब फिक्स नियम नहीं है कि आपको ये बता दिया जाए कि हाँ ये पुल्लिंग, ऐसे नियम लागू करने पर पुल्लिंग हो जाएगा, दूसरे नियम पे स्त्रीलिंग हो जाए। लेकिन फिर भी जो विद्वानों ने जो अपना निचोड़ दिया है उसको हम देख लेंगे कि किस आधार पे कुछ शब्दों का हम लिंग तय कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है, उसको देखेंगे। ठीक है। और कुछ एक फिक्स नियम जो है मैं बताऊंगा आपको, अभी इसी में आगे बता दूंगा। तो चलिए पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो जो चीज़ें आती हैं उसको देखना शुरू करते हैं कि
क्या क्या शब्दों को हम पुल्लिंग में रखते हैं और किन किन शब्दों को हम स्त्रीलिंग में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो ये तो फिक्स है कि हमारे हिंदी में दो लिंग है। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वहीं जिससे नर का बोध हो वो पुल्लिंग हो गया, जिससे मादा का बोध हो वो स्त्रीलिंग हो गया। अब देखो, कुछ लिंग निर्णय आप वाक्य के आधार पर कर लेते हो। जैसे मतलब अनुमान लगा लेते हो कि ऐसे बोल रहे हैं, इसमें ता आ रहा है कि ती आ रहा है। ठीक है, इस तरह जैसे मान के चलो अपने एक वर्ड हो गया पुस्तक। पुस्तक एक शब्द है, तो इसको आप वाक्य के आधार पर भी लिंग निर्णय कर सकते हो कि आप जनरल मतलब सामान्य बोलचाल में उसको कैसे बोलते हो। पुस्तक अच्छी है बोलते हो या पुस्तक अच्छा है बोलते हो। तो तर्क के अनुसार आप ये मतलब तय कर पाओगे कि हम यही बोलते हैं कि पुस्तक अच्छी है। ठीक है, पुस्तक अच्छा है हम नहीं बोलते हैं। तो ये वाक्यों के आधार पर भी लिंग निर्णय, जो सामान्य शब्द है जो आप रोज प्रयोग कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि इसका इस तरह से बोलना सही होगा कि इस तरह से बोलना, उस आधार पर भी लिंग निर्णय कर सकते हो। एक मिनट। ऐसे एक शब्द हो गया, मानो नदी। नदी को हम कैसे बोलते हैं? नदी बह रही है। ठीक है, नदी बह रहा है ऐसा तो नहीं बोलते हम। समुद्र गरज रहा है, जैसे समुद्र में कुछ आवाज़ आ रही है तो समुद्र गरज रही है तो नहीं बोलते हैं, समुद्र गरज रहा है। तो यानी कर्ता के रूप में उस शब्द को रख के आप देखो कि आम बोलचाल की भाषा में उसको कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि शब्द पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। हालांकि सारे शब्दों पे आप लागू नहीं कर सकते हो। जो हर रोज़ की ज़िंदगी में आप बोल रहे हो वो आपको पता होगा कि उसको इस तरह से बोला जाता है, उन शब्दों का आप लिंग निर्णय कर सकते हो। नीट के एग्ज़ाम में अपने बहुत ज़्यादा ही फेवरेट क्वेश्चंस नहीं है एग्जामिनर्स का कि कहीं बार बार पूछे हों कि इन शब्दों में पुल्लिंग कौन सा है, इन शब्दों में स्त्रीलिंग कौन सा है। और हिंदी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें लेकिन ये मतलब बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जहाँ पे लिंग निर्णय से क्वेश्चन आते हैं। लिंग निर्णय मीन्स बताना ये शब्द पुल्लिंग है या ये शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो एक तो पहला ये हो जाएगा कि वाक्य के आधार पर लिंग निर्णय। वाक्य के आधार पर लिंग निर्णय। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मुख्यतः कि शब्दों को कर्ता के रूप में रख देते हैं। ठीक है, कर्ता के रूप में रखकर लिंग की जांच करते हैं। ठीक है, लिंग का निर्णय करते हैं। सॉरी। जैसे मैंने बताया ना, जैसे मान लो अपना एक शब्द हो गया पुस्तक। ठीक है, पुस्तक के शब्द हो गया, तो अब आप उसको देखो कि आम बोलचाल आपको कैसे बोलते हो। पुस्तक अच्छा है बोलते हो या फिर पुस्तक अच्छी है। तभी बता सकते हो कि हम जनरली क्या बोलते हैं कि पुस्तक अच्छी है। अच्छा है नहीं बोलते हैं, जबकि अच्छी है बोलते हैं। ठीक है, तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इकारांत वगैरह आएगा तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक शब्द हो गया स्कूल। अब
स्कूल खुल गया है, जैसे नहीं बोलते हैं कि गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गया है, या फिर स्कूल खुल गई है। ऐसा तो आपने नहीं सुना होगा कि स्कूल खुल गई है, मतलब स्कूल खुल गया है, जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही समुद्र, उसको देख सकते हो, पुल्लिंग, समुद्र गरज रहा है कि समुद्र गरज रही है, गरज रहा है होता है। नदी स्त्रीलिंग, नदी बह रही है, ठीक है, कि नदी बह रहा है, ऐसे करके तो होता नहीं है, नदी बह रही है। तो इस तरह से आप, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना कि लिंग का निर्णय अगर ऐसे करना भी है ना, तो सबको कर्ता के रूप में रखना, क्योंकि अगर दूसरे रूप में रखोगे ना तो हो सकता है कि वहाँ जो अंतिम क्रिया है या जो भी विशेषण है वो आप दूसरे शब्द के हिसाब से रख के देख लोगे। जैसे आप इस तरह से रखो कि राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, और एक शब्द होगा कि सीता ने पुस्तक पढ़ी। राम हो गया पुल्लिंग नर और सीता हो गई स्त्रीलिंग मादा। तो यहाँ पे जो पढ़ी शब्द आ रहा है ना, ये पुस्तक की वजह से नहीं हो रहा है, ये राम और सीता की वजह से हो रहा है। ठीक है, कि राम ने पुस्तक पढ़ी या सीता ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तो ऐसे मत रखना उन शब्दों को, अगर आपको जांच भी करना है ना इस तरीके से, तो उस शब्द को कर्ता के रूप में रखना। मतलब 100% गारंटी नहीं कि आप सही हो जाओगे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप सही हो जाओगे। तो कर्ता के रूप में अगर करना भी है ऐसे लिंग निर्णय वाक्यों के आधार पे, तो आप उसको कर्ता के रूप में रखकर लिंग का निर्णय करना, ताकि आपको पता चलेगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब पहले हम पुल्लिंग का देख लेते हैं कि पुल्लिंग में कुछ क्या क्या अपने निश्चित शब्द हैं जो पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, तो देखो, एक तो जो हमने पढ़ा ना कि नर या मादा, तो वास्तविक जो नर हैं, जो भी वास्तविक नर मीन्स प्राणीवाचक जो भी चीज़ें जो आपको लगते हैं कि ये नर हैं, तो वो तो पुल्लिंग में होंगे, वो तो फिक्स है। जैसे आप बोल रहे हो आदमी, ठीक है, लड़का, घोड़ा, बच्चा, बैल, ये क्या है, वास्तविक नर हैं और ये पुल्लिंग में आ जाएंगे। ये तो एक फिक्स हो गया। दूसरा, कुछ जीव या जंतु होते हैं ना कि आप उनका वो नहीं तय करो कि वो नर हैं या मादा हैं, आपको बस वो पुल्लिंग के रूप में यूज करते हैं उनको। ठीक है, वहाँ ये तय नहीं होता कि हाँ अगर उनके अगर मादा शब्द लगाया तो हो सकता है कि वहाँ पे हम लिंग बदल लेंगे, लेकिन अगर नहीं लगाया गया तो जनरली वो पुल्लिंग में ही आते हैं। ठीक है, जैसे नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग, जैसे कौवा, ठीक है, चीता, भेड़िया, उल्लू, खटमल, केंचुआ, ये सब जो शब्द हैं ये नित्य पुल्लिंग है। आपको यहाँ ये नहीं देखना है कि ये नर है कि मादा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नित्य पुल्लिंग वाले शब्द हैं। जब भी आप यूज करो, चीता जा रहा है, अब इससे आपको मतलब नहीं है कि वो चीता मादा होगा कि नर होगा। हाँ, अगर पार्टिकुलरली कुछ मतलब डिफाइन कर रहे हो, वहाँ बता रहे हो कि हाँ मादा चीता आ रही है, अगर मादा शब्द लग गया
तो खास करके जो उस पर अध्ययन करते हैं वो लोग एक ओवरऑल आप साहित्य में जो यूज करोगे ना, तो मादा चीता बोल के, नर चीता बोल के ऐसे हम प्रयोग नहीं करते हैं, हम वो शब्द ही बोलते हैं और ये हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे। ये कुछ शब्द ऐसे फिक्स हैं, ठीक है। सॉरी। जो भी द्रववाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, जैसे मोती, दूध, घी, पानी, द्रववाचक संज्ञा किस में आएंगी? पुल्लिंग में आएंगी, ठीक है। इसके बाद हमने एक पढ़ा था ना क्रिया में क्रियार्थक संज्ञा, कि क्रिया जो है क्रिया के रूप में नहीं प्रयोग होकर जब संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है, तो उस तरह का जब क्रियार्थक संज्ञा आएगी तो वो भी पुल्लिंग ही होगी, ठीक है। क्रियार्थक संज्ञाएं जैसे कि टहलना, लिखना, पढ़ना, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे टहलना सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, सेहत के लिए अच्छा है। तो अब देख रहे हो टहलना और ये अच्छा, तो मतलब वो संज्ञा दूसरे रूप में हो सकता है स्त्रीलिंग हो, लेकिन अगर क्रियार्थक संज्ञा के रूप में आएगी तो क्या होगा? वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद द्वंद्व समास। देखो समास हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि दो एक तरह के शब्द जो जोड़े में हमेशा आते हैं ना, वो द्वंद्व समास कहे जाते हैं। द्वंद्व समास वाले जो भी शब्द हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप बोलते हो ना राम सीता, ठीक है, राधा कृष्ण, दाल भात, तो इस तरह के जो भी शब्द हैं ना, ये पुल्लिंग में आएंगे। यानी कि अगर लिखोगे तो राम सीता का मिलन, ठीक है, सीता राम कह लो या राम सीता कह लो, अगर ऐसे जोड़े में शब्द आएंगे ना द्वंद्व समास में, तो यहाँ पे का, ये का हो रहा है ना, यानी कि पुल्लिंग। यानी कि द्वंद्व समास में अलग अलग वो शब्द हो सकता है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो, लेकिन द्वंद्व समास के रूप में अगर आ गए जोड़े वाले में, तो हमेशा पुल्लिंग ही होंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। इसमें एक और लिख लो, जैसे कि नर नारी भी, आप देख रहे हो कि अंत में नारी आ रहा है, लेकिन अगर द्वंद्व समास के रूप में आ रहा है ना, तो ये अपना क्या होगा? पुल्लिंग ही होगा। तो ये कुछ ऐसा नहीं कि देखो इसमें अपवाद एकाध नहीं मिल जाएंगे, अगर खोजेंगे हम ना तो हो सकता है एक दो अपवाद भी मिल जाए, लेकिन हाँ ये मोटा मोटी एक नियम है कि आप इस पर चेक करके लिंग के बारे में बता सकते हो कि हाँ ये सब पुल्लिंग है, चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, सही होने के। अब इसी तरह स्त्रीलिंग का देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें स्त्रीलिंग में आती हैं। स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इस तरह पुल्लिंग में वास्तविक मादा सारे पुल्लिंग में आ रहे थे, वास्तविक नर सारे पुल्लिंग में आ रहे थे। उसी तरह स्त्रीलिंग में जितने भी वास्तविक मादा, जैसे कि औरत, ठीक है, बच्ची,
नारी, गाय, शेरनी, ठीक है, घोड़ी, ये सब क्या हो जाएंगे, वास्तविक जितने भी मादा हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत। इसके बाद कुछ नित्य स्त्रीलिंग जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होंगे, जिस तरह नित्य पुल्लिंग सब थे, इसमें भी कुछ ऐसे जीव आ जाते हैं जैसे कि कोयल। कोयल कूक रही ही बोलते हैं हम, ये नहीं बोलते हैं कि अब कैसा कोयल है, नर है मादा है, ये नहीं देखते, हम बोल रहे हैं कोयल कूक रही है, ठीक है। वैसे चील, ठीक है, तितली, मक्खी, ठीक है, मछली, गिलहरी, ये सब क्या है, नित्य स्त्रीलिंग में। उसके बाद एक और वर्ग हो जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मैंने पढ़ा था ना कि जिसमें हम मन के भाव रहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भाव जो कि हम देख नहीं सकते, आप उसको अनुभव कर सकते हो, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और उसमें भी आकारांत जो भाववाचक संज्ञाएं आती हैं वो सारी किसके अंतर्गत आएंगी, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। आकारांत भाववाचक संज्ञाएं जैसे कृपा, दया, लज्जा, माया, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में ही इतनी ही चीज़ें हैं कि आप तय कर सकते हो कि ये सब स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। अब चलिए इसके अलावा नियम की अगर बात करें तो कामता प्रसाद गुरु के तो नियम मैंने बताए आपको कि ऐसा कुछ है नहीं कि कोई एक नियम देंगे और उसके हिसाब से आप तय कर लोगे। लेकिन वासुदेव नंदन प्रसाद ने अपनी पुस्तक में एक नियम का जिक्र किया है, मतलब बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका नाम लेने पे लगेगा कि हाँ पता नहीं उन्होंने तो कितने सारे शोध किए होंगे। उन्होंने भी खुद लिखा है कि कामता प्रसाद गुरु के अगर नियम हम पढ़ने लगे तो मतलब सफल होने के चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि अपवाद बहुत ज़्यादा है। तो सारे शब्दों का तो नहीं, लेकिन उन्होंने वासुदेवानंद प्रसाद ने अकारांत और आकारांत संज्ञाओं के लिए एक अपना नियम बना के दिया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि इस पर बहुत सारे शब्दों का लिंग निर्णय हो सकता है और उसमें मैक्सिमम आपके सही होंगे, लेकिन केवल अकारांत और आकारांत संज्ञाओं के लिए वो नियम है। तो वो नियम हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो उन्होंने क्या कहा कि जिन अकारांत अथवा आकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने में कोई विकार ना हो, वो शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग, ठीक है। और जिन अकारांत अथवा आकारांत संज्ञाओं का
बहुवचन बनाने में विकार उत्पन्न हो वो क्या कहे जाएंगे? स्त्रीलिंग। अब देखो इसको समझ लो क्या है क्या। देखो अकारांत या आकारांत, पहले तो ये फिक्स है, यानी कि अगर मैं कोई संज्ञा बोल रहा हूँ बालक तो अकारांत हो गया, और मैं कोई संज्ञा बोल रहा हूँ सीता तो हो गया आकारांत। तो इसी तरह के शब्द, पहले तो ये सारे शब्द, यानी कि अगर मैं बोलूँ मक्खी, गिलहरी, ठीक है, लड़की, तो ऐसे शब्द नहीं आएंगे इसमें। इसमें में कौन से शब्द हैं? या तो अकारांत नहीं तो आकारांत बस, और वो भी संज्ञाएं, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया। दूसरा शब्द विकार, यानी कि कुछ उसमें परिवर्तन होंगे। अगर बहुवचन बनाओगे तो उसमें कुछ जैसे ऐसे कुछ करके जुड़ेगा तो विकार होना कहा जाएगा, कुछ नहीं जुड़ेगा तो उसका कहेगा कि कोई विकार नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दो चीज़ ध्यान देना है। और दूसरी बात, ये जो भी संज्ञाओं का आप बहुवचन बनाओगे वाक्यों में प्रयोग करके, तो शब्दों को कर्ता के रूप में रखना है, ये भी याद रखना है। इसको मैं नोट में रख रहा हूँ, नोट में यहाँ रख लेना कि शब्दों को कर्ता के रूप में रखें। अब देखो इस पे, जैसे एक शब्द हो गया भवन, ठीक है। अब भवन बन गया, और अगर बहुत सारे भवन बन गए, 4 मान लो भवन है, तब भी कहोगे तो भवन बन गए। तो ऐसे शब्द क्या होंगे? पुल्लिंग, ठीक है ना, कि उसका बहुवचन भी हमने बनाया ना तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब जैसे देखो बात एक शब्द है, बात, ठीक। अब कैसे कि बड़ी बात हो गई, ठीक है, बड़ी बात हो गई। फिर यहाँ तो ऐसे ही पता चल रहा है कि गई इसके अनुसार हो रहा है, बड़ा भी बड़ी हो जा रही बात के हिसाब से। और बहुवचन बताते हो तो क्या होता है, वो लिखते हो बातें हुई, बहुत बातें हुई, ठीक है। तो जब बहुवचन बना रहे हो तो देख रहे हो इसका रूप बदल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ठीक है। और जैसे परीक्षा, परीक्षा एक शब्द है, आप लिखते हो कि परीक्षा रद्द हो गई। कोई एक परीक्षा है वो रद्द हो गई तो आप लिखते हो परीक्षा रद्द हो गई। अब उस दिन की सारी परीक्षाएं रद्द हो गई हैं तो कैसे लिखोगे? परीक्षाएं रद्द हो गई। तो देख रहे हो कि अपना रूप बदल ले रहा है जब हम उसका बहुवचन बना रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी कि उन शब्दों को आप क्या करना, कर्ता के रूप में रखना, और उसको देखना कि जब हम उसका बहुवचन बना रहे हैं तो उसमें कुछ बदलाव हो रहा है क्या। अगर वो सब ज्यों कहते हुए हैं तब तो ठीक है, तब वो पुल्लिंग है, और अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है तब वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे पुल्लिंग में और देखो पुत्र, पुत्र हो गया। इसको अगर लिखना हो तो लिखोगे पुत्र आ गया, कहीं कोई पुत्र गया था किसी का, वो आ गया। और अगर 2-4 पुत्र गए हों तो कैसे लिखोगे कि पुत्र आ गए। जैसे मेरा पुत्र आ गया या मेरे पुत्र आ गए, मेरे पुत्रों आ गए ऐसा तो नहीं बोलते हो आप। हाँ देखो, अगर उसको दूसरी तरह से कारक में जैसे यूज करोगे, कर्म, जैसे कर्म में यूज कर दोगे तो पुत्रों को बुलाओ, वहाँ हो जाएगा। पुत्र नहीं, पुत्र को बुलाओ। 2 पुत्र को बुलाना तो वो कहोगे कि 2 पुत्रों को बुलाओ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको आप कर्ता के रूप में रखना। दूसरे किसी कारक में रखोगे ना, कारक भी विस्तार में पढ़ना भी है, लेकिन कर्ता और कर्म इतना तो आपको समझ में अभी तक आ रहा होगा।
तो कर्म के रूप में या करण के रूप में या दूसरे किसी कारक के रूप में रखोगे तो फिर आप उलझ जाओगे। उस शब्द को आप कारक के रूप में मतलब कर्ता के रूप में ही रख के देखना। जैसे पुत्र आ गए या पुत्र आ गए, तो आप देख रहे हो कि या एक वचन हो या बहुवचन हो, ये अपना रूप नहीं बदल रहा है। तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे, ये पुल्लिंग। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, पहला ये किसी भी शब्द पर यूज मत करना आप, इसको कहाँ यूज करोगे, बस अकारांत और आकारांत, संज्ञा होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कि ये तो अकारांत होना चाहिए, आकारांत, और दूसरी बात की संज्ञा होनी चाहिए। उन्हीं पे ये नियम आप लागू कर सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि शब्दों को कर्ता के रूप में रखना है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि कर्ता के रूप में हमें रखना है, ठीक है। तो ये अपना लिंग हो गया। अब कुछ शब्द ना, 2-3 शब्द हैं इसमें बता दे रहा हूँ जो उभय लिंग यानी कि दोनों तरफ में यूज कर सकते हो, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। उसको देख लेते हैं। उभयलिंगी, तो देखो एक तो पुल्लिंग शब्द हो गया कि स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ये कोई अलग वर्ग नहीं है। ये कहने का मतलब है, इसको लिख लो कि ये कोई अलग वर्ग नहीं है, कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग वर्ग नहीं है। ये क्या है, ये इसका कहने का मतलब कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं, इसको उभयलिंगी मत लिखो। उभयलिंगी से क्या होता है ना कि वो एक जीविका की कैटेगरी हो जाती है। उभयलिंग लिखो। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों रूप में हो सकता है। यानी ये भी आएगा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही, लेकिन बस ये छूट है इसमें कि आप इसको पुल्लिंग के रूप में भी यूज कर लो, प्रयोग कर लो तो भी सही है, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग कर लो तब भी सही है, ठीक है। दोनों रूपों में स्त्रीलिंग का प्रयोग में हो सकता है, ठीक है। जैसे पवन, ठीक है। चाल चलन, इसको आप चलन भी लिख सकते हो। विनय, ठीक है। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हो पुल्लिंग के रूप में भी और स्त्रीलिंग के रूप में। तो लिंग में हमारी इतनी चीज़ें थी, ये चर्चा कर ली हमने। अब हमें पढ़ना है वचन और कारक, तो उसके बारे में कल चर्चा शुरू करेंगे। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी हिंदी से लोग जुड़े हैं उन तक पहुंचाइए, और ताकि हम उन लोगों से सुझाव भी ले सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हम लाइव क्लास भी कर सकें और आपका लाइव रिस्पॉन्स ले सकें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।